डायबिटीज़ के जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, आपको अधिक भूख लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, जी, जी। साथ में आपको वज़न का कम होना, वेट लॉस होना, प्लस कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ओबेसिटी नाम की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी इन सब चीज़ों को क्लब कर देते हैं, तो हम इनको इकट्ठा एक नाम देते हैं जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये बात सच भी है और यही चैलेंजेस लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, क्योंकि हम अपने मेहनत और अपने नॉलेज से इन्हीं चैलेंजेस को पार कर जीवन में सफलता हासिल करते हैं। लेकिन सफलता के इस दौड़ में हम अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हाल में हम देखें तो हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ होने का खतरा है, जिसकी वजह से आगे चलकर कई अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती। अगर सही समय पर इन बीमारियों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा ना किया गया तो इनका असर हमारे मस्तिष्क, हमारे आंखों की रोशनी, हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ और डायलिसिस जैसे केसेस आम हो गए हैं। मगर क्या आप जानते हैं इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं विशेषज्ञों से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ईशा कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर आज आपकी एंकर हूं और आज हमें डायबिटीज़ और उससे होने वाले दुष्परिणामों से बचाव के बारे में सही एवं सटीक जानकारी देने के लिए देश और दुनिया के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता नोएडा से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर आपका स्वागत है। नमस्कार ईशा, थैंक यू व्यूअर्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज और अपने खान पान का ध्यान रखें तो सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, कई अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है और हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी अपने परिजनों के साथ व्यतीत किया जा सकता है। क्या ये सच है? आइए वॉक करते करते इस विषय पर थोड़ी चर्चा हो जाए। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लाइफस्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है या महत्व है। और लाइफस्टाइल का मतलब हम अपने आप को कैसे फिजिकली एक्टिव रखें, कैसे हम अपने आप को हेल्दी फूड खाएं, कैसे अपने आप को जितना हम फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, ये हमें डिफरेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को क्योर करने में या उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में वॉकिंग को इंक्लूड करें, क्योंकि वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल और सहज एक्सरसाइज है जिसको सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए होते हैं, कोई आपको सिर्फ एक वॉकिंग का स्पेस चाहिए होता है। और वॉकिंग करने से या कोई भी फिजिकली एक्टिविटी आपको करने से यू कैन प्रिवेंट मैनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपका ओबेसिटी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्या बात है! तो मतलब वॉकिंग और एक्सरसाइज करने से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, है ना सर? बिल्कुल और बच सकते बहुत हैं। सारी और अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यस। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इसकी शुरुआत की थी एक संडे वॉकर क्लब बना के। अच्छा, अच्छा। करीब 10 साल पहले आई स्टार्टेड ए संडे वॉकर क्लब। और जहाँ पे हम खड़े हैं तो संडे वॉकर क्लब का शुभारंभ हमने इसी सिटी पार्क से ही किया था। और संडे वॉकर क्लब में हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी जिसमें मैंने अपने पेशेंट्स को मोटिवेट किया था कि आप पूरे हफ्ते चाहे कुछ भी करें, लेकिन संडे को जॉइन मी फॉर ए वॉक एट द सिटी पार्क। और धीरे-धीरे वो अब क्लब एक फॉर्मल सोसाइटी भी बन गया है और वो लोग, क्लब के लोग अभी भी यहाँ पे हर संडे को वॉक करने, एक्सरसाइज करने और योगा करने आते हैं।
चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी बहाने वॉक भी हो जाता है और एक सोशल सर्कल भी बन जाता है यस, ना? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे शो का टैगलाइन है जब वी मेट फॉर गुड हेल्थ। तो आप हमें बताएँ कि इतने बिज़ी शेड्यूल में आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? अ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करता हूँ और आई एम हैप्पी कि मेरी फैमिली भी मुझे इसमें सपोर्ट करती है। तो मेरी फैमिली में माय वाइफ, माय डॉटर दे आर आल्सो वो भी फिज़िकली एक्टिव हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज़ करते हैं। तो मैं लगभग 1.5 से 2 घंटा डेली एक्सरसाइज़ करता हूँ जिसमें कि 40 टू 45 मिनट्स का वॉक होता है। इसके अलावा उसमें भी मैं करता हूँ घर पे, वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। और इसके अलावा कुछ मेडिटेशन एंड योगा का भी हिस्सा रहता है, तो करीब कुल मिला के मैं 2 घंटे के आसपास पर डे अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में या फ़िज़िकल एक्टिविटी में स्पेंड करता हूँ। तो कुल मिला-जुला के योगा, एक्सरसाइज़ ये सब हमारे डेली रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर, ज़िंदगी के सफ़र की बात हो ही रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और साथ ही साथ ये भी बताएँ कि डायबिटोलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन का क्या कारण है? डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे अपनी मदर से मिली। बचपन में मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और अक्सर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। और उस दौरान मेरे मन में ये ख़्याल आया कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ और मेरी मदर ने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। तो यहाँ से मेरे डॉक्टर बनने की कहानी शुरू होती है। और डायबिटीज़ में मेरा इंटरेस्ट मुझे अपने टीचर्स और मेंटर्स को देख के आया, क्योंकि मेरे टीचर्स और मेंटर्स जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो दे वर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा एक लगाव-सा महसूस हुआ और मुझे लगा कि शायद यही एक फील्ड है जिसमें मुझे अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। तो घर से ही मिली आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा, क्या बात है डॉक्टर। तो आप हमें ये बताएँ कि अब तक का आपका सफ़र मरीजों की सेवा में कैसा रहा है? अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मैं जो भी काम करना चाहता हूँ उसको कर पा रहा हूँ और मैं डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता को अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से दुनिया तक ले जा पा रहा हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और कई सारे कैंपेन्स जिनमें कि मैं लाखों लोगों से जुड़ा पेशेंट अवेयरनेस में, जैसे कि डिफीट डायबिटीज़ प्रोग्राम, सेव द फीट कैंपेन, जो कि आरएसएसडीआई के 2 कैंपेन थे। तो आई वाज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल लीड्स फॉर दीज़ प्रोग्राम्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन सब प्रोग्राम्स में काम करके। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कई सालों से बहुत सारे कैंपेन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कोई मेमोरेबल केस बताना चाहेंगे? ईशा जी, एक बहुत ही मेमोरेबल केस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बिफोर। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन माताजी करीब 55 ईयर ओल्ड की माताजी हैं और अराउंड उनका 95 केजी के करीब वेट था। जी। तो उनको जब हमने बताया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड का भी इश्यू है और आपका वेट बहुत अधिक है आपकी हाइट के मुकाबले में, और अगर आप चाहें तो इसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से चेंज कर सकते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, आई वाज़ आल्सो सरप्राइज़्ड टू सी उनमें उन्होंने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किया फ़िज़िकल एक्टिविटी में और पूरा लाइफ़स्टाइल को चेंज करा कि उन्होंने लगभग 30 किलो वज़न अपना कम किया बिना किसी दवाई की सहायता के। इसके बाद उनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, थायराइड की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं और अभी माताजी बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल लीड कर रही हैं और अभी भी वो आती हैं तो बोलती हैं कि मुझे और 5 किलो कम करना है। तो जब इस तरह के केसेज़ और एग्ज़ाम्पल आपको क्लिनिक में देखने को मिलते हैं, आपको रियल लाइफ़ में देखने को मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरह से लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या आप जब पेशेंट से बात करते हो, उनको मोटिवेट करते हो, तो वो किस तरह से उनकी जीवन में बदलाव कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मोटिवेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में और आपने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया है, ऐसे लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं ज़िंदगी में। डॉक्टर अमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पूरे भारत में डायबिटीज़ पर डाइट, लाइफ़स्टाइल और बिलीफ का कोई कल्चरल इम्पैक्ट है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। डाइट, लाइफ़स्टाइल और कल्चरल बिलीफ किस तरह से हमारी दिनचर्या को अफ़ेक्ट करते हैं या किस तरह से हमारे डायबिटीज़ मैनेजमेंट को असर करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इन त्योहारों के सीज़न में अक्सर हम ये पाते हैं कि पेशेंट जो हैं वो अपना कंट्रोल जो होता है खाने-पीने का, जो उनका पैटर्न है, बिहेवियर है, वो चेंज होने लगता है। अभी जैसे कि त्योहार है रक्षाबंधन, अभी 2 दिन पहले ही गई है, तो मिठाइयाँ
चाहते ना चाहते हुए भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मिठाइयों को कंज़्यूम कर रहे थे। जी, जी। एट द सेम टाइम जैसे अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, तो पेशेंट्स को ये चिंता होने लगती है कि कैसे हम इस कल्च इतना सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, मिठाइयाँ नहीं खाएँगे, बिल्कुल। फिज़िकली कैसे एक्टिव रहेंगे। तो कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि किस तरह से हम क्या खाना-पीना पसंद करते हैं, क्या खाना-पीना हम चूज़ करते हैं। ये कल्चरल पैटर्न्स पूरे इंडिया में अलग-अलग स्थान पे वैरी भी करते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम देखें कि नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल्स के टाइम पे इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है, वो बढ़ जाता है। साउथ राइट इंडिया में भी सर। इसी तरह के फेस्टिवल टाइम्स में या थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि राइस का इंटेक साउथ इंडिया में ज़्यादा है, व्हीट का इंटेक नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। एक हमारी पद्धति है जिसमें कि हम मीठे का सेवन, हम जब भी खुशियाँ मनाते हैं, तो हम मीठे का सेवन बिल्कुल। करते हैं। तो मीठा जो है वो एक सिंबल है सेलिब्रेशन का या उत्सव मनाने का। तो कि हम भारत को जो है वो इट इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। तो हमारे यहाँ पे मीठा खाने के बहुत सारे ओकेज़न्स हम अपने आप ढूँढ लेते हैं या बना लेते हैं। तो ये कल्चरली सेंसिटिव तो हैं हम इस बारे में। जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी अगर त्योहार हो तो बिना मीठे के तो हमारा त्योहार मन ही नहीं सकता। और जो स्पेशली मुझे लगता है कि डायबिटिक होते हैं, उनको मीठा और ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। हाँ, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को बहुत समय तक ये कहा जाए कि आपको नहीं खाना है और नहीं खाना है और आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हाँ, आप इमीडिएटली तो मीठा हम खाने की उसको कोशिश कल्चर से करते हैं। जोड़ लेते हैं कि तो इतनी हम खुशी की बात है, हम हम मीठा कैसे ना हाँ, खाएँ? तो पेशेंट बोलते भी है कि डॉक्टर साहब आज तो मीठा मीठा बनता खाने है। दीजिए, आज तो मैं खाऊँगा। जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर अमित हमें बताएँ कि डायबिटीज़ के कॉमन सिम्पटम क्या हैं? साथ ही साथ हमें ये भी बताएँ कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में लाइफ़स्टाइल और मेडिसिन की क्या भूमिका है? डायबिटीज़ के जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, आपको अधिक भूख लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, जी, जी। साथ में आपको वज़न का कम होना, वेट लॉस होना, प्लस कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। जी। जो आपने सवाल पूछा कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का क्या रोल है और मेडिसिन्स का क्या रोल है, तो हमें समझना है कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और मेडिसिन्स दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, इसी जी। तरह से डायबिटीज़ मैनेजमेंट के भी अलग-अलग पिलर्स हैं, जिसमें आप 4 पिलर्स में मान सकते हैं कि आपको फिज़िकली एक्टिव होना है, डाइट को मॉडिफ़ाई करना है, तीसरा आपको रेगुलर मेडिकेशंस भी लेना है और साथ में आपको अपने डॉक्टर्स के साथ भी रेगुलर टच में रहना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। रेगुलर मेडिसिन्स हमें लेने पड़ेंगे उसके लिए। रेगुलर मेडिसिन्स इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि डायबिटीज़ में जब हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं, तो हम अपना इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम कर पाते हैं, जिसके कारण से जो इंटरनल प्रोडक्शन है हमारे इंसुलिन का, वो इम्प्रूव हो सकता है। उसकी सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है, इंसुलिन बेटर ढंग से ग्लूकोज़ कंट्रोल करने लगता है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज़ है, वो हमारी मसल्स यूज़ करने लगती हैं, तो ग्लूकोज़ का लेवल कम होने लगता है। दूसरा, हम जब डाइट में ध्यान देते हैं और लिमिटेड सोच समझ के खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो हमारा ग्लूकोज़ लेवल जो है वो राइज़ नहीं होता है। और मेडिसिन्स लेने से कई बार लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अलोन मे नॉट बी सफिशिएंट, तो वहाँ पे हमें डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने से हम अपने शुगर को नियंत्रण में या कंट्रोल में रख सकते हैं। आप मुझे बताएँ डॉक्टर कि हमारे हेल्थ मैनेजमेंट का कितना रोल होता है डायबिटीज़ में? और क्या डायबिटीज़ का कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है हमारे लाइफ पर? हाँ, आपने ये अच्छा सवाल पूछा। डायबिटीज़ अपने आप में एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसके कारण से अक्सर लोग डिस्ट्रेस में आ जाते हैं और हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको डायबिटीज़ डिस्ट्रेस भी बोलते हैं। डायबिटीज़ डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब पेशेंट्स अपनी डायबिटीज़ के बारे में, कंट्रोल के बारे में बात कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको सोचने के कारण से ही उनमें एक तनाव उत्पन्न होने लगता है कि कैसे मैं अपना ब्लड शुगर टेस्ट करूँगा, कैसे मैं अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग में रखूँगा, कैसे मैं रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करूँगा, मुझे ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, मुझे मेरी आँखों पे तो असर नहीं आएगा, किडनी पे तो असर नहीं आएगा, मेरा हार्ट तो डायबिटीज़ के कारण से कमज़ोर नहीं आएगा। तो जब वो अक्सर इन सवालों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो उनके अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसको हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस बोलते हैं। जी, जी। और ऐसे में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अपने पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए भी सपोर्ट करें, हम उनको मानसिक तनाव से भी बचाएँ, हम उनको सही जानकारी दें और उनको ये बताएँ कि आपने ठीक सुना है कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये सब परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर आप डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज करेंगे, आप अपना शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेंगे, फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, डाइट के साथ कॉम्प्लायंट रहेंगे, डॉक्टर से रेगुलर मिलेंगे, तो आप सभी तरह की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा भी सकते हैं। जी, जी, जी। डॉक्टर अमित, भारत में सेंट्रल ओबेसिटी एक बढ़ती हुई समस्या है।
आपको क्या लगता है इसका क्या मुख्य कारण है? साथ ही साथ हमें ये भी बताएँ कि मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और मोटापे से हमें किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं? ओबेसिटी और मोटापा जैसा कि आपने पूछा, एक बहुत ही गंभीर समस्या है और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ओबेसिटी नाम की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। जी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लोग ओबेसिटी को बीमारी नहीं मानते हैं और उसको एक फिजिकल अपीयरेंस से ही रिलेट करके देखते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर हम बात करें तो ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है। ओबेसिटी जैसे आपने पूछा सेंट्रल ओबेसिटी हम बोलते हैं कि आपका पेट के आसपास का फैट बढ़ जाए तो हम उसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। जी। लेकिन हमें एक विसरल ओबेसिटी भी होती है कि विसरल ओबेसिटी में क्या होता है कि जो फैट है, वो फैट कंटेंट आपके अंदर के ऑर्गन्स के पास में भी जमा होने लगता है, जिसको हम विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये अंदर जमा होने वाला फैट जो विसरल फैट होता है, ये कहीं अधिक ज़्यादा खतरनाक होता है सेंट्रल ओबेसिटी से भी। अच्छा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हम एज़ ए इंडियन पॉपुलेशन, जी। हम बाय बर्थ ही हमारा जो विसरल फैट होता है, जो हमारा फैट इंटरनल ऑर्गन्स के आस-पास डिपॉज़िट होता है, वो दूसरी पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ये हमें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए हमारे लिए एक जन्म से ही रिस्क फैक्टर के रूप में सामने आता है। दूसरा, अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं, वेट को कम करते हैं, तो वेट को कम करने से हम अपने आप को हार्ट डिजीज़ेज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से तो बचाते ही बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कई कैंसर्स भी ऐसे हैं जो कि ओबेसिटी या मोटापे से संबंधित रखते हैं या रिलेटेड हैं। तो हम जब अपना वज़न कम करते हैं, तो हम अपने आप को इन कैंसर्स जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। तो मतलब मोटापा बहुत गंभीर बीमारी है, बिल्कुल इससे बचना मोटापा चाहिए। एक गंभीर समस्या है और हमें इसको कॉस्मेटिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें इसको मेडिकल एंगल से या हमें इसको एक बीमारी के एंगल से देखना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा हम इसको एड्रेस कर पाएँगे। हाँ, जनरली हम इसे अपीयरेंस मान लेते हैं कि यस, हमारा अपीयरेंस ही ऐसा है यस। और और आजकल कई चल बार हम वो अपीयरेंस को मान करके हम उसके साथ फिक्स हो जाते हैं कि नहीं मेरा तो यही मेरा नॉर्मल अपीयरेंस है। और कई बार हम कोशिश करके जब उसमें चेंज आने लगता है, तो ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने हैं कि पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं जी। कि डॉक्टर साहब मेरा तो 5 किलो वज़न कम हो गया, मैं पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिख रहा। सोसाइटी मुझे बोल रही है कि सब लोग मेरे आस-पास के लोग बोल रहे हैं कि आप कमज़ोर हो गए हो। तो ऐसे में सही जानकारी देना ज़रूरी है कि मोटापा जो है वो हेल्थ का सूचक नहीं है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस जिसके साथ आप एडजस्ट कर चुके हैं इतने सालों से, वो आपके लिए एक आप उसको अपने आप से जोड़ के ना देखें, आप उसको बीमारियों के रूप में एक जब देखना शुरू करेंगे तो आप उससे छुटकारा पा पाएँगे। बिल्कुल, आप उससे फिर चाहेंगे कि मुझे छुटकारा मिले मोटापे से और ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ मोटापा से आपकी अपीयरेंस ही नहीं खराब होती है, बहुत सारे और भी बीमारी जो हैं वो आपको हो सकते हैं। जी। डॉक्टर हमें बताएँ कि हम डायबिटीज़ हमारे किडनी या हमारे हार्ट को या दोनों को किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए डायबिटीज़ जो है, वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुँचाती है और उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ग्लूकोज़ हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन वो ग्लूकोज़ एक लेवल के अंदर ही मेंटेन होना चाहिए, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। अगर उससे कम होता है तो भी नुकसान है और उससे ज़्यादा होता है तो भी नुकसान है। इसका कंपैरिज़न आप सिंपल एक पौधे से कर सकते हो, एक प्लांट से कर सकते हो। प्लांट के लिए पानी ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि अगर पानी नहीं देंगे, तो पौधे को क्या होगा? अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा सूख जाएगा, और अगर उसी पौधे को हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी क्या होगा? तो भी वो खराब हो तो भी जाएगा। वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल एक लेवल से अधिक रहता है, तो भी वो हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए हानिकारक है और अगर वो लेवल कम होता है, तो भी हानिकारक है। तो अगर पेशेंट्स या हम इस बात को समझें कि ग्लूकोज़ किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाता है, तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि ग्लूकोज़ कैसे हार्ट को डैमेज करता है, कैसे किडनी को डैमेज करता है, कैसे आँखों को नुकसान पहुँचाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे ज़्यादा ग्लूकोज़ से अगर हम एक्सपोज़ हो रहे हैं लगातार, वर्षों तक, तो हमारे सभी ये ऑर्गन्स धीरे-धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं और उम्र से पहले आपका साथ छोड़ने लगते हैं, जिसको हम हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, किडनी फेलियर बोल सकते हैं। तो ये सब समस्याएँ हमारी जो हैं, ये ऑर्गन की वीकनेस के कारण से आने लगती हैं। जी, यानी कि ग्लूकोज़ को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी बहुत ही है। ज़रूरी है, अति आवश्यक है। डॉक्टर अमित हमें बताएं कि कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या उसे चेक करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए? देखिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को चेक करने के लिए बहुत ही सरल फ़ॉर्मूला है और ये फ़ॉर्मूला है ABCDE। तो ए स्टैंड्स फॉर A1C, A1C का मतलब HbA1c, ये ग्लूकोज कंट्रोल का मार्कर है। तो आपको अपना ग्लूकोज जो है कंट्रोल कर रखना चाहिए और A1C को 7 से कम रखना चाहिए। बी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए एक सिंबल है और हमें अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखने से हम किडनी और हार्ट की होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।
सी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल को सिंबलाइज करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो, अगर हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम 100 से नीचे रखें तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। डी अगेन डाइट, जिसके बारे में हम कई देर से बात कर रहे हैं। तो डाइट को हम जितना संतुलित आहार लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, उतना हम अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। और ई का मतलब अगेन, जिसके बारे में हम ये वॉक द टॉक कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के बारे में या फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ईएसडी, वो सब ये मोटिवेट करती हैं लोगों को कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे एंड 5 डेज ए वीक, और कुल मिला के 150 मिनट की एक्सरसाइज हर हफ्ते जरूर करें। और ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, जिसमें कि आप एरोबिक एक्सरसाइज और साथ में साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इन दोनों का मिला जुला मिश्रण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो हमें डॉक्टर ये बताएं कि क्या हम एक डायबिटिक पेशेंट को और एक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को सेम डाइट दे सकते हैं? और आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा डाइट गाइडलाइन क्या देना चाहेंगे? देखिए, डाइट के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, डाइट को समझना बहुत आसान है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी डाइट को बैलेंस्ड नहीं बनाते हैं। हमारी डाइट या तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा होती है और उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, या फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर हम एक हेल्दी प्लेट बनाएं, जिसमें कि हम एक क्वार्टर में ग्रीन वेजिटेबल्स को रखें, एक क्वार्टर में हम सैलड्स को रखें, एक क्वार्टर में हम अपना कोई भी कुक्ड वेजिटेबल या प्रोटीन का इंटेक रखें, जैसे कि आप जो भी सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं प्रोटीन के, तो एक क्वार्टर आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, और ओनली 1 क्वार्टर ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो आप कार्बोहाइड्रेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड सब मिला करके पूरा का पूरा एक ये 4 भागों में अपनी प्लेट को डिवाइड कर सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है ये समझने के लिए कि आपकी प्लेट का संतुलन क्या है। तो खाना क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको संतुलन बनाना, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और हम स्कूल से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, लेकिन शायद ही कभी उसको फॉलो कर पाते हैं। फॉलो करते हैं। तो बैलेंस डाइट जो है वो की है किसी भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो किसी भी डिजीज से बचने के लिए हमें बैलेंस यस, डाइट एक बैलेंस का ध्यान बनाना रखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ। डॉक्टर अमित, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप डायबिटीज़ से घबराइए नहीं। एक बार अपने आप को असेस करिए कि आपकी करंट प्रॉब्लम्स क्या है? क्या आपका वेट अधिक है? क्या आप एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं? आपकी लाइफ़ में फिज़िकल एक्टिविटी का क्या स्पेस है? क्या आप एक बैलेंस्ड ईटिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? तो ये असेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप कुछ मिनटों के लिए अपनी दिनचर्या पे ध्यान देंगे तो आप ये समझ पाएँगे, और फिर उसको चेंज करने का, बदलाव लाने का प्रयास करिए। तो इससे आप अपने आप को बेहतर हेल्थ कंडीशन में ले जा पाएँगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट है, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलने से कतराएँ नहीं, उनसे ज़रूर मिलें। अगर आपको कोई दवाइयों की आवश्यकता होगी तो वो आपको गाइड करेंगे, और आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसमें आपको हेल्प करेंगे आपकी डिज़ीज़ को बेटर मैनेज करने के लिए। डॉक्टर अमित, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में ऐसे कौन से डेवलपमेंट हुए हैं जो हमारे पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं? साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इसमें कोई रोल है? देखिए, आपने ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे व्यूअर्स इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जब हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों को क्लब कर देते हैं तो हम इनको इकट्ठा एक नाम देते हैं जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी डिसऑर्डर है या इनकी क्लस्टरिंग हो रही है तो हम इसको मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और एक ये नया नाम है जो हम इस ग्रुप को आजकल देना हमने शुरू किया है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। जहाँ आपने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे बहुत सारे कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अभी हेल्प करने लगी है। मेडिकल साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना रोल है। ये मरीजों को कैसे हेल्प कर सकती है? ये मरीजों को अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप एआई की मदद से अपने लिए मील प्लान जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए एक्सरसाइज प्लान डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने लिए यूज़फुल मेडिकल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने में, आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट लाइफस्टाइल को मॉनिटर करने में, और उसको इम्प्रोवाइज करने में। यानी कि एआई के हेल्प से काफ़ी कुछ मॉनिटर किया जा सकता है और हाँ, प्लान किया जा सकता यहाँ है। पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन जरूरी है कि जब आप एआई की हेल्प लें तो जिस भी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइंटिफिकली वैलिडेटेड होना, या उसका एक
अथॉरिटी से या एक साइंटिफिक बॉडी से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपके काम के ना यस। हो और हाँ, मतलब आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट मिलेगा वो हो सकता है रॉन्ग हो। रॉन्ग हो या वो सही ना हो और आप उसको गलती से फॉलो करने लगें और उससे आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होना लगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज़ हैं जैसे कि हमारी आरएसएसडीआई का वेबसाइट है। आरएसएसडीआई दैट इज़ रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। उसका एक वेबसाइट है जिस पे कि आप जाकर के पेशेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो सब डॉक्टर से सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और हम समय-समय पे पेशेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है, तो वो भी पेशेंट्स के लिए लाभदायक हो सकती है। डॉक्टर अमित गुप्ता, हमें उम्मीद है कि कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को डायबिटीज और उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वे उसका पालन भी करेंगे। डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईशा जी। थैंक यू। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो एक पहल है जो कि इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ और अन्य मेटाबॉलिक डिजीजेस के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू की गई है। डायबिटीज़ और उससे जुड़े हुए मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो से जुड़ें। किडनी कार्डियो मेटाबॉलिक टॉक शो पेज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर। आप सभी का धन्यवाद।